भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक नई दिल्ली में चल रही है और इसमें लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची को अंतिम रूप दिया जाएगा। इस सूची में अगले महीने की 11 तारीख को 91 और 18 तारीख को 97 सीटों के लिए होने वाले पहले और दूसरे चरण के अधिकांश उम्मीदवारों के नाम हो सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी अध्यक्ष अमित शाह और समिति में शामिल पार्टी नेता बैठक में भाग ले रहे हैं। और इस पे और ज्यादा जानकारी लेते हैं, मेरे सहयोगी पंचानन मिश्रा जुड़ रहे हैं हमारे साथ। पंचानन, जानना चाहेंगे आपसे कि 2 फेज की बात कही जा रही है, तो जाहिर तौर पर ज्यादा मंथन करने की जरूरत है चुनाव समिति को। किन बातों का खास ख्याल बीजेपी रख रही है? देखिए, चुनाव समिति की बैठक इसके पहले शनिवार को हुई थी 16 तारीख को। उसके बाद 18 तारीख को यहाँ पर बैठक होनी थी और वो टल गई थी। तो 16 तारीख को बैठक काफ़ी देर तक चली, रात 2 बजे तक चली, और माना जा रहा था कि उस दिन जो पहला फेज़ है जहाँ पर कि 91 सीटों के लिए जो नामों का ऐलान है वो हो सकता है, लेकिन उस दिन सूची जारी नहीं की गई। सिर्फ आंध्र प्रदेश के लिए और अरुणाचल प्रदेश के लिए विधानसभा की जो सूचियां हैं वो नाम जारी किए गए थे। तो आज बहुत ज़्यादा उम्मीद है, क्योंकि पहला फेज़ है 11 अप्रैल को और 18 अप्रैल को दूसरा फेज़ है, तो उम्मीद की जा रही है कि पहले फेज़ के साथ साथ दूसरे फेज़ के लिए भी नामों की घोषणा हो सकती है। और सबकी नजरें इस बात पर रहेंगी कि उत्तर प्रदेश, जो कि सबसे बड़ा राज्य है, वहां की जो नाम है वो सामने आ सकते हैं। शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनका कहा जा रहा है कि बनारस से वो चुनाव लड़ेंगे, तो क्या उनका नाम भी उसमें होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी यूपी सदन जो यहाँ पर दिल्ली में है, यहाँ पर यूपी के नेता बैठक उनकी हुई, और वो जो नाम है हालांकि पहले ही फाइनलाइज हो चुके हैं, लेकिन अंतिम उनको प्रक्रिया के दौर से गुजारा जा रहा है और वो नाम यहाँ पर चुनाव समिति के सामने डिस्कस होंगे। और कुछ देर पहले हमने देखा कि यहाँ पर अभी वसुंधरा राजे सिंधिया भी यहाँ से निकली है, तो राजस्थान के नामों पर भी यहाँ पर आज उसका ऐलान हो सकता है। तो कुल मिलाकर करीब 10 से 12 राज्य हैं जहाँ पर कि जिनकी सूची लोकसभा के लिए आ सकती है, और पहला और दूसरा चरण लगभग 100 नामों से ज्यादा नाम ये हो सकते हैं। और आपने जो बात कही कि जो देखा जा रहा है कि अहम जो एक पोटेंशियल क्या हो कैंडिडेट में, जो जीतने का मादा रखता हो, और साथ में जो एक चुनावी गणित है यहाँ पर जाति का, और जाति जो गठबंधन बन रहे हैं तमाम पार्टियों के बीच में, उनको काउंटर करने के लिए किस तरह से रणनीति बनाई जाए, वो भी बड़ा मुद्दा यहाँ पर एलिजिबिलिटी का होगा उनके लिए जो कि चुनाव लड़ने जा रहे हैं। लेकिन एक जो बड़ी बात कही जा रही है कि जितने भी मंत्री हैं उनके टिकट को बरकरार रखा जा रहा है। तो ये देखना होगा कि अब जो टिकट का जो ऐलान होता है उनमें क्या क्या बड़े नाम आते हैं और क्या कोई नाम भी कटते हैं। अभिलाषा जी बिल्कुल। पंचानन, शुक्रिया आपका पूरी जानकारी हमें देने के लिए। तो लगातार नज़र बनाए हुए हैं पंचानन इस बैठक पर, और उम्मीद की जा रही है कि पहले और दूसरे चरण के लिए उम्मीदवारों के नाम पर फैसला होगा, और किन मामलों पर, किन क्राइटेरिया पर बीजेपी उनका चुनाव करती है, ये देखना बेहद अहम होगा। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनज़र चुनाव आयोग ने सोशल मीडिया ग्रुप की एक अहम बैठक बुलाई है, और इसमें चुनाव आयोग के अधिकारियों और ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, गूगल, टिकटॉक समेत दूसरे सोशल मीडिया साइट्स के अधिकारियों के बीच अहम बैठक हो रही है। इस बैठक में निष्पक्ष चुनाव कराने और इस दौरान सोशल मीडिया के दुरुपयोग रोकने के लिए रणनीति बनाने पर चर्चा होने और सोशल मीडिया साइट्स के अधिकारियों से चुनाव आयोग के काफ़ी सवाल जवाब भी होने की उम्मीद है। फेसबुक, व्हाट्सएप, गूगल समेत दूसरी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के अधिकारियों ने चुनाव आयोग से वादा किया था कि वो निष्पक्ष चुनाव कराने में हर संभव मदद करेंगे, और इसके लिए नोडल ऑफिसर उनकी अलग टीम होगी। लोकसभा चुनाव के लिए 18 अप्रैल को होने वाले दूसरे चरण के मतदान के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई। इस चरण में 13 राज्यों की 97 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। इन सीटों पर नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 26 मार्च है। नामांकन पत्रों की जांच अगले दिन यानी 27 मार्च को होगी, और 29 मार्च को नामांकन वापसी की आखिरी तारीख होगी, जबकि वोटों की गिनती 23 मई को होनी है। और वही 18 अप्रैल को दूसरे चरण के 97 सीटों पर मतदान होने हैं। दूसरे चरण में तमिलनाडु की 39, कर्नाटक की 14, महाराष्ट्र की 10, उत्तर प्रदेश की 8, बिहार, असम और ओडिशा की 5-5 सीटों पर, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ की 3-3 सीटों पर, वहीं जम्मू कश्मीर की 2, जबकि मणिपुर, त्रिपुरा और पुडुचेरी की 1-1 सीट पर मतदान होगा।
ओडिशा विधानसभा के दूसरे चरण की 35 सीटों के लिए भी आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी देश के 500 लोकेशंस पर 31 मार्च को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मैं भी चौकीदार आंदोलन का समर्थन करने वाले लोगों के साथ चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा कि आज चौकीदार कैंपेन जन आंदोलन बन चुका है और देश में भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री चौकीदार बने हैं। ये जन आंदोलन बना है, जब इसको सोशल मीडिया पर शुरू किया था तो ये ग्लोबल ट्रेंड था एक दिन पूरा। थोड़ा मैं आपको आंकड़े देना चाहता हूं, आप चाहें तो नोट कर लें। इसको 20 लाख लोगों ने ट्वीट किया, 20 लाख पीपल ट्वीटेड इट। और इसका जो इंप्रेशंस होता है वो हुआ 1680 करोड़, 1680 करोड़ हैड इट्स इंप्रेशंस। आपको मालूम है, लोग देखते हैं और उससे अपने को ऐड करते हैं। 1 करोड़ लोगों ने सोशल मीडिया और नमो ऐप पर प्लेज दिया है कि मैं भी चौकीदार हूं। 1 करोड़ लोगों ने। और जो वीडियो था उसको ऑल प्लेटफॉर्म पर 1 करोड़ लोगों ने देखा। उधर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी अरुणाचल प्रदेश में चुनावी अभियान पर हैं। राजधानी ईटानगर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने केंद्र सरकार द्वारा लगाई गई जीएसटी पर निशाना साधा और कहा कि यदि कांग्रेस सत्ता में आती है तो जीएसटी को खत्म कर दिया जाएगा। देश की जनता को पता लगता है जीएसटी का मतलब गब्बर सिंह टैक्स। जो पैसा आपके जेब में था, आपका पैसा, वो भी निकाल के ले गए। कहा था कि भैया हम आपको पैसा देंगे, रोजगार देंगे, और आपके जेब में जो था वो भी उठा के ले गए। 5 अलग अलग टैक्स आज तक, वो तो है, आज तक किसी को नहीं मालूम ये गब्बर सिंह टैक्स क्या है। और वही बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने राहुल गांधी के बयान पर हमला करते हुए कहा है कि पूरा देश सरकार के साथ खड़ा है। चोट आतंकवादियों को लग रही है, चीख कांग्रेस की निकल रही है। एक तरफ सबूत पाकिस्तान मांग रहा है और दूसरी तरफ सवाल कांग्रेस खड़ी कर रही है। तो इस तरह की ये जुगलबंदी जो है, ये जुगलबंदी इनके लिए भारी पड़ेगी, महंगी पड़ेगी। क्योंकि हमारे जो सुरक्षा बल है, उन सुरक्षा बलों ने देश की सुरक्षा के लिए, देश के सम्मान, आन बान, शान के लिए पूरी मजबूती के साथ काम किया है और आतंकवादियों को ढेर किया है। कांग्रेस की पूर्वी उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी का राज्य में चुनाव प्रचार जारी है। प्रियंका गांधी ने गंगा यात्रा के दूसरे दिन की शुरुआत भदोही में सीता समाहित स्थल में पूजा अर्चना के साथ की। इसके साथ प्रियंका गांधी मिर्जापुर पहुंची। वहां उन्होंने मां विंध्यवासिनी मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद प्रियंका गांधी ने मौलाना चिश्ती के मजार पर चादर चढ़ाई। इस मौके पर प्रियंका गांधी ने कहा कि योगी सरकार ने 2 साल का जो रिपोर्ट कार्ड घोषित किया है वो देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन विकास और योजनाओं की जमीनी हकीकत कुछ और ही है। कि चाहे किसान हो, नौजवान हो, स्टूडेंट हो, शिक्षा मित्र हो, आंगनवाड़ी, आशा बहू, सब प्रताड़ित हैं, सब प्रताड़ित हैं। उनको कुछ नहीं मिला। कहीं कहीं ऐलान हुआ है कि 17,000 की आपको वेतन मिलेगा और आज तक नहीं मिला है। 2 सालों से 8,000 पे चल रहे हैं। तो किसानों को 60,000 तो जो प्रचार करते हैं और जो होता है उसमें बहुत फर्क है। उधर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रमुख शिवपाल यादव ने लोकसभा चुनाव के लिए पहली लिस्ट जारी कर दी है। शिवपाल यादव खुद फिरोजाबाद से चुनाव लड़ेंगे, यानी इस बार उनका मुकाबला अपने ही भतीजे अक्षय यादव से होगा। अक्षय यादव समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव के बेटे हैं। वहीं एसपी बीएसपी गठबंधन में शामिल राष्ट्रीय लोकदल ने लोकसभा चुनाव के लिए 3 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। पार्टी अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह मुजफ्फरनगर से चुनाव लड़ेंगे। उनके बेटे और पार्टी उपाध्यक्ष जयंत चौधरी बागपत से और मथुरा से कुंवर नरेंद्र सिंह चुनावी मैदान में होंगे। गौरतलब है कि यूपी में हुए गठबंधन में पार्टी के हिस्से मुजफ्फरनगर, बागपत और मथुरा सीटें आई हैं।